नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है अगस्त 17, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो फ्रंट पेज से हम उठाने जा रहे हैं, तो कैबिनेट नॉट फॉर 1000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज़। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए 169 सिटीज़ में भारत के अंदर। तो हम देख लेते हैं क्या है ये। तो प्रधानमंत्री की एक ई बस सेवा स्कीम चली है भारत के अंदर, जिसे नाम दिया गया है प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम। तो इस स्कीम के तहत 57,613 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसे जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है भारत के अंदर, जिसे हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने मंजूरी दे दी है। और ये ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंदर एक स्कीम लाई गई है, जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम। अब ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ें, ऐसे वाहन इस्तेमाल करें जिससे प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर हो। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम लाई गई है, जिसमें 57,613 करोड़ का बजट रखा गया है। और 57,613 करोड़ के बजट में से जो 20,000 करोड़ रुपए है वो केंद्र सरकार उठाएगी, और बाकी का जो शेष राशि है वो राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो सेगमेंट्स में इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या होगा कि जो डिपो जहाँ पर बस वगैरह पार्क होती हैं, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उन्हें बनाया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज किया जा सके। और वो जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उन्हें सब स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ से उन्हें बिजली, जो ग्रीन तरीके से बनी हुई बिजली है, वो प्राप्त हो सके। आगे सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं जो इस स्कीम का होने जा रहा है। तो उसके अंदर क्या किया जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, मल्टी मोडल इंटरचार्ज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा शहरों में, जिन भी शहरों के अंदर इसका प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। तो अभी फर्स्ट फेज़ में 169 सिटीज़ को चुना गया है ये लागू करने के लिए, और 10,000 ई बसेस जो हैं वो चलाई जाएंगी, वो दी जाएंगी इन 169 सिटीज़ को भारत सरकार द्वारा। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि 57,613 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है, और जिसमें से 20,000 करोड़ जो केंद्र देगी, बाकी राज्यों को अपना उठाना पड़ेगा। ये स्कीम 10 साल के लिए लागू रहेगी। तो 2023 से शुरू करते हैं तो 2033 तक हमें प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम देखने को मिलेगी। दो सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है उसके तहत इस पर काम किया जाएगा। यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। और साथ ही साथ हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है रेलवे से। तो क्या है कि रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के अंदर जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने 32,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को, 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ये, जिन्हें कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दी है भारत के अंदर। इसमें 9 राज्य कवर होंगे इन 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। तो जो राज्य हैं उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और ये करीबन 2,349 किलोमीटर की एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन से जाकर और रेलवे लाइन बढ़ जाएगी। करीबन 2,339 किलोमीटर और रेलवे लाइन भारत के अंदर जुड़ने जा रही है, जो अभी करंट हमारा रेलवे लाइन का नेटवर्क है उसके साथ। तो ये थी पहली खबर। अगली खबर हम कवर करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अनवील्स हैंडबुक टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो क्या है न्यूज़, मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में क्या देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो फैसले आते थे, या किसी भी हाई कोर्ट के फैसले आते थे, और साथ ही साथ जो वकील होते थे, तो वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कोर्ट के अंदर और फैसलों के अंदर, जिससे जेंडर स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलता था। वो जो शब्द थे उनका नाम था, उन्हें कहते थे कैरियर वीमेन, जैसे हम यूज़ करते थे, फॉलन वीमेन, फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ, ईव टीजिंग, हर्मैफ्रोडाइट, ये हम शब्दों का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक 30 पेज की हैंडबुक बनाई है, जिसके तहत जो अल्टरनेटिव हैं इन शब्दों के, वो जो लीगल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके द्वारा उन्हें शेयर किए जाएंगे। तो जो पहले कैरियर वीमेन इस्तेमाल होता था, तो इसकी जगह सिर्फ वीमेन इस्तेमाल किया जाएगा। फॉलन वीमेन, तो केवल वीमेन। फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ, तो फेथफुल और ओबीडियंट नहीं, केवल वाइफ इस्तेमाल किया जाएगा। ईव टीजिंग को हम स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम से जानेंगे, और जो हर्मेफ्रोडाइट है इसे हम इंटरसेक्स कहेंगे अब से। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एक 30 पेज की हैंडबुक आई है, जिसके तहत कुछ जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते थे शब्द, उन्हें वापस चेंज करके जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बजाय जो नए शब्द हमने इस 30 पेज की हैंडबुक में हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जेंडर स्टीरियोटाइपिकल लैंग्वेज जो है वो ख़त्म की जा सके जुडिशरी के जजमेंट्स के अंदर से और कोर्ट प्लीडिंग्स से। तो यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। आगे हम चलते हैं, तो अपनी अगली हम एडिटोरियल सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो एडिटोरियल उठाने जा रहे हैं, तो ए नेसेसरी ब्रेक। तो पहला एडिटोरियल जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, तो ए नेसेसरी ब्रेक। तो किस बारे में ये एडिटोरियल है, तो ये वेदर इवेंट्स के बारे में एडिटोरियल है, जो अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला है। भारत के अंदर जो मॉनसून है वो कुछ राज्यों के ऊपर एकदम कहर बन के बरपा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। और साथ ही साथ देखने को मिला है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर जो बारिश है वो कम हुई है। तो जो शुरू करते हैं हम इस एडिटोरियल को, तो पहले शुरू में ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो अभी प्रेजेंट 2023 है ये एक एल नीनो ईयर है, एल नीनो का साल है, जिसकी वजह से क्या देखने को सोचा गया था कि एल नीनो की सिचुएशन में ये होता है कि अगर एल नीनो की सिचुएशन है तो भारत के अंदर वर्षा कम देखने को मिलती है, बारिश कम होती है भारत के अंदर। लेकिन अभी जब देखने को मिला हमें, तो एल नीनो होने के बावजूद जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर बहुत बारिश देखने को मिली। और क्या इसका प्रूफ है, तो जुलाई में हमने जो रेनफॉल देखी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अंदर, साथ ही साथ हमने देखा कि जो यमुना रिवर है भारत में जो दिल्ली से होकर गुजरती है, तो दिल्ली में वो लाल किले तक पहुंच गई थी और करीबन 150 लोग मारे गए और करीबन 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ कि अभी जो वर्स्ट था मॉनसून का, जो बारिशों का सबसे ख़राब चीज़ था, ख़राब समय था, वो अभी नहीं आया था। वो हमें देखने को मिला पिछले हफ्ते। तो पिछले हफ्ते से हमें क्या देखने को मिला कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर से बारिश बहुत अपने उग्र रूप में देखने को मिली, जिससे 60 जिंदगियां अभी तक चली गई संडे तक। और इसके लिए क्या बात करते हैं ये कि जो अभी इसका इमीडिएट एक्सप्लेनेशन अगर हम देने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है भारत के अंदर, तो सीधा हमें जो अनएक्सपेक्टेड वर्षा है भारत के अंदर, अनएक्सपेक्टेड बारिश जो भारत के अंदर हो रही है, तो वो इसका सीधा कारण है, जो कि किस वजह से हो रही है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साथ ही साथ जो मॉनसून है, इन दोनों के बदल जाने की प्रक्रिया की वजह से हो रही है। आपको मैं समझा देता हूँ कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है। तो जो मेडिटेरेनियन रीजन है जो यूरोप में है, तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से जो हवा होती हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, वो मेडिटेरियन सी के ऊपर बनते हैं और वहाँ से भारत की तरफ आते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये जब आते हैं भारत के अंदर, तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता था कि भारत के अंदर जब सर्दी का मौसम होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इन सब महीनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है भारत के अंदर। नॉर्थ पार्ट में भारत के जम्मू कश्मीर और हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ इंडिया जितना आता है, तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं दिसंबर, जनवरी और फेब में। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि दिसंबर, जनवरी और फेब में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो ना के बराबर था भारत के अंदर। लेकिन क्या देखने को मिला है कि जो मॉनसून है भारत का, जब मॉनसून आया भारत का, तो उसी के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी देखने को मिला है। ये एक घटना है जो बहुत रेयर है। तो इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमें गर्मियों के सीज़न में देखने को मिला है नॉर्थ इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से जो मॉनसून है वो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों मिलके अनइवन रेनफॉल की स्थिति बना देते हैं भारत के ऊपर।
और इसकी वजह से क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बनता रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून का, तो ये वार्निंग है एक हाई रिस्क इवेंट होने की। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें देखने को मिला है हाल ही के दिनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से कि वार्मिंग, जो आर्टिक ओशियन है वहाँ पर जो बर्फ़ है आर्टिक सर्किल में, भारत के, माफ़ कीजिएगा, जो पृथ्वी के आर्टिक सर्किल में जो बर्फ़ पाई जाती है वो गर्म होते हुए दिख रही है, वार्मिंग आर्टिक जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से जो पोलर जेट स्ट्रीम वहाँ से निकलती हैं, जो मॉइस्चर लेके चलती हैं, वो अपने रेगुलर पाथ से भटक जाती हैं और आकर जो नॉर्थ इंडिया है इसके मॉनसून में गड़बड़ी करने की कोशिश करती हैं, गड़बड़ी कर देती हैं नॉर्थ इंडिया के मॉनसून में, जो पोलर जेट स्ट्रीम्स आर्टिक से निकलती हैं। अब जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि जो आर्टिक है वो रीजन भी गर्म होता जा रहा है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि बहुत सारी बर्फ़ जो है आर्टिक के अंदर वो पिघलती नज़र आ रही है। अब इसके आगे बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे हिमालयाज़ के अंदर, उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए जो हाईवे बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को काटा गया है, और जो पहाड़ कटे हैं तो हमें नहीं पता है कि उन जितने से वो कटे हैं उसके बाद उनका कैसे बैलेंस मेंटेन रह पाएगा, क्या किसी एक्सट्रीम इवेंट के चलते वो लुढ़क भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं अपनी जगह से। तो जो कंस्ट्रक्शन है, ये एडिटोरियल में सजेस्ट करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट साथ ही साथ केंद्र गवर्नमेंट को बहुत बारीकी में देख कर रखना करना चाहिए, और जहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करना है कंस्ट्रक्शन को हिमालयाज़ के अंदर, वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। और देखने को क्या मिल रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढती हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का। जैसे कि उत्तराखंड से कुछ दिनों पहले से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ का जो जोशीमठ है उसका जो लैंड है वो सब्सिडेंस करने लगा है, धंसने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं उनके घरों में क्रैक देखने को मिले थे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बजाय उन कंस्ट्रक्शन को चेंज करने के लिए, रोकने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि जो लोगों का वहाँ पर घर टूट रहा है उसे कंपेंसेशन कैसे दिया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कहा गया है, और जबकि हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि आगे के दिनों में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अपना टाइम पीरियड चेंज कर देता है, और वो जब भारत के अंदर आता है तो मॉनसून के साथ टकराकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे भारत खुद कमज़ोर हो जाएगा ज्योग्राफिकल टर्म्स में। क्योंकि हमें बहुत देखने को मिला, क्योंकि उत्तराखंड में हमें देखने को मिला, साथ ही साथ हमें और भी जगह देखने को मिला कि लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो अगला जो एडिटोरियल है, एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल ऑथराइजेशन। ऑथोरिटेरियनिज्म, ये है आपका अगला एडिटोरियल। तो ये शुरुआत करते हैं हम इस एडिटोरियल के पॉइंट बाय, लंबा थोड़ा और एडिटोरियल होने जा रहा है तो हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पैराग्राफ हम कवर करते हैं। तो ये कहते हैं कि 2000, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि क्या है कि जो 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसका नाम दिया जाता है पुट्टा स्वामी जजमेंट। तो पुट्टा स्वामी जजमेंट में क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, उसे अपहोल्ड कर देती है। इसे अपहोल्ड करने के बाद जो भारत सरकार का पक्ष था जो कहता था कि अगर आप अपने आप को भुला भी देना चाहते हैं तब भी जो स्टेट है वो आपको नहीं भूलना चाहेगी। तो ये जो पुट्टा स्वामी का जजमेंट आता है तो ये जो गवर्नमेंट थी उसके इस आर्गुमेंट को पीछे कर देता है और राइट टू प्राइवेसी का एक रास्ता खोल देता है भारत के अंदर, इसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में लाकर। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है भारत की यूनियन से कि आपको एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आना पड़ेगा भारत के अंदर, जिसके तहत जो 2023 में हमें देखने को मिला कि पार्लियामेंट में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया गया केंद्र की सरकार की तरफ से। अब इसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो दो लोगों को ये क्वेट करते हैं, अमृता जौहरी और अंजलि भारद्वाज, जो कहती हैं कि ये जो नए डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाए गए हैं भारत के अंदर, ये जो भारत की ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, उसे ही ख़त्म करने की कोशिश है। और दूसरा जो सुभाषीष बनर्जी हैं वो कहते हैं कि ये डाटा कलेक्ट करने की एक साजिश है और डाटा प्रोटेक्शन की जगह
डाटा प्रोटेक्ट करने की जगह ये डाटा प्रोटेक्ट जो डाटा है हमारा उसे ले लेने की एक साजिश है। आगे अब ये क्या बात करते हैं कि टोटल स्टेट कंट्रोल की तरफ ये सारी चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाया गया है उसे देखने के बाद कि जो भी ये लॉ लाया गया है इसके जितने भी प्रावधान हैं उन्हें पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि हम टोटल स्टेट कंट्रोल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये क्वेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2015 में जिन्होंने कहा था सिलिकॉन वैली में कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपने सिटीजन्स को आगे बढ़ा रही है और एम्पावर कर रही है, और जो हमारा संविधान है ये भी इसकी बात करता है। तो जो एडिटोरियल में लिखने वाले हैं ये कहते हैं कि जो टेक्नो सॉल्यूशनिज्म की बात की है नरेंद्र मोदी ने, तो ये एक क्यूरेटिव पावर्स दी जा रही हैं स्टेट को, ताकि जो स्टेट है वो एवर ग्रोइंग पावर में रह सके। तो ये क्या कहता है कि ये आइडियोलॉजी जो है ये क्या चाहती है कि जो कंटिन्यूस एक्सपेंशन होता रहे स्टेट की पावर का। उसी का हमें एग्जाम्पल देखने को मिला कि स्टेट की पावर रिटेन रखने के लिए जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है वो गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है बजाय इंडिविजुअल प्राइवेसी के। आगे ये बात करते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है ये एक सर्विलांस कैपिटल और सर्विलांस वेलफेयर का टाई अप है। मतलब जो सर्विलांस कैपिटल और सर्विलांस वेलफेयर का एक टाई अप है ये जो आइडियोलॉजी जिसकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में। आगे एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, तो जैसे आरोग्य सेतु एक ऐप लाई गई थी कोरोना के टाइम पर, तो अगर हम याद करेंगे तो वो ट्रेसिंग ऐप थी, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप थी कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के संपर्क में आया। तो अब ये इसी ऐप के तहत एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जो बात जो हमसे वो ऐप में हमें कंपलसरी कहा गया था कि किसी को भी अगर कहीं जाना है तो उसे वो ऐप अपने फ़ोन में रखनी पड़ेगी और उसी के बाद वो बाहर जा सकता है। लेकिन हमारा सारा डाटा लेने के बाद भी हमें जो वहाँ की उस ऐप के अंदर की प्राइवेसी थी, पॉलिसी जो थी उसकी और टर्म्स ऑफ सर्विस था, वो हमें पब्लिकली नहीं बताया गया। उसके बाद आउटरेज उठा, जिसके बाद उसे दोबारा लाया गया जो प्राइवेसी पॉलिसी थी आरोग्य सेतु ऐप की, और यही इशू दोबारा इमर्ज हुआ ऑनलाइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि कोविन था। उसके अंदर यही इशू हमें दोबारा देखने को मिला कि हमें प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में नहीं बताया गया उस ऐप की, और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ सर्विस के बारे में नहीं बताया गया। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपका पूरा डाटा जो कहीं जा रहा है, अगर आपके पास कोई पॉलिसी साइन नहीं है कि वो डाटा कौन इस्तेमाल करेगा, कहाँ इस्तेमाल होगा वो डाटा और कौन कौन उसका इस्तेमाल कर सकता है, तो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिसी या टर्म्स ऑफ सर्विस आपके जो ऐप है उसके द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई। इसके बाद ये बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन की। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत क्या किया गया था कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2 डेडलाइन मिस कर गया है वो ऑलरेडी, और अगले साल 2024 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था स्मार्ट सिटीज़ मिशन को। अब आगे ये बात करते हैं कि अगर इंडियन से हम ऑनेस्टली पूछे जाके, तो उनसे अगर पूछा जाए कि जो कैमरा आपको देख सकता है स्ट्रीट पर या मेट्रो स्टेशन पर, या जो एलईडी की लाइट स्ट्रिप्स लगी हैं, क्या वो आपको और सेफ़र फील कराती हैं शहर के अंदर या स्मार्टर फील कराती हैं? ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन को इन्होंने एक तरह से टारगेट किया है। आगे ये बात करते हैं डायरेक्ट मेजर फॉर मास सर्विलांस की। तो ये एग्जाम्पल से समझाते हैं कि 2018 में सरकार की तरफ से एक टेंडर निकाला जाता है जिसमें 360 डिग्री व्यू वाला एक तरह से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाने की बात होती है। 360 डिग्री व्यू का मतलब कि जैसे कोई एक प्लेटफॉर्म जिस पर हम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हम डाटा को रख सकें। तो ये 2018 के अंदर भारत एक टेंडर निकालता है। इसके बाद 2019 में भारत एक टेंडर निकालता है जिसके तहत नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की बात होती है, कि जिससे किसी भी व्यक्ति का जो भी फेशियल रिकॉग्निशन है उसे स्टोर किया जा सके। अब ये टेंडर सरकार की तरफ से निकाले गए हैं, तो अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो सरकार है वो अपने सर्विलांस मोड पर नज़र आ रही है कि वो मास डाटा कलेक्ट करेगी, और मास डाटा कलेक्ट करके जो नागरिक है उसे उसके डाटा को फॉरगेट हो जाने से एक तरह से बचेगी, कि किसी भी नागरिक का डाटा ख़त्म ना हो, सबका डाटा अवेलेबल रहे। तो ये कोशिश रहेगी सरकार की, और ये एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि
बहुत सारे ऐसे सिस्टम जिसमें डाटा कलेक्ट होता है, ऐसे सिस्टम का टेंडर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। आगे ये थिंकिंग बाय द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो रिसेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन हमें देखने को मिले हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का, तो जिसमें क्या कहा गया है कि जो भी कोई सस्पेक्ट होगा, केवल सस्पेक्ट होने पर भी किसी भी व्यक्ति का डीएनए डाटा सरकार ले सकती है और उसे स्टोर करने की अनुमति ये लॉ उसे देता है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई घोषित क्रिमिनल है, उसका डाटा अगर गवर्नमेंट लेती है, डीएनए या उसका इरिस स्कैन, तो वो बात एक तरह से चल जाती है। लेकिन अगर किसी को सस्पेक्ट होने पर भी गवर्नमेंट अगर उसका डीएनए और डाटा कलेक्ट कर सकती है, तो ये आगे चल के दिक्कत की बात हो रही है, क्योंकि किसी सस्पेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसने क्राइम किया है या वो दोषी है। इसके बाद ये बात करते हैं जो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, आपको देखने को मिली थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 की, जिसके तहत जितने भी भारत के अंदर बर्थ और डेथ होंगी उन्हें ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा भारत सरकार के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो डाटा शेयरिंग होगा गवर्नमेंट के पास, वो बर्थ से लेके एकदम जो उसकी आखिरी ब्रेथ तक होता है पूरा होगा। तो इसी को बेसिकली ये डाटा सर्विलांस कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति होगा अपनी पूरी ज़िंदगी वो डाटा सर्विलांस में जिएगा गवर्नमेंट के। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो इससे क्या होगा कि टोटल स्टेट कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आगे ये बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, अपने कदम बढ़ा रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है यहाँ। तो जब ये बात करते हैं कि नेशनल इकोनॉमिक सर्वे की जो पिछली साल आया था, तो उस सर्वे में कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो डाटा बेचकर भी पैसा कमाने के लिए तैयार है बेसिकली। इसके बाद जब ये बात करते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने जो अभी ये लॉ लाया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके तहत यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो एग्जैम्प्ट कर सकती है कुछ कंपनियों को, साथ ही साथ क्लास ऑफ कंपनीज को डाटा कंप्लाइंस से हटने के लिए। मतलब उन्हें डाटा, क्या उनके पास डाटा रिकॉर्ड है, वो अपना डाटा खुद कलेक्ट कर सकते हैं और बिना कस्टमर की रजामंदी के, जिन्हें गवर्नमेंट एक तरह से एग्जेम्पशंस दे देगी। अब ये कंपेयर कराते हैं, ये जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है 2023 का, इसे नेशनल इंटेलिजेंस लॉ चाइना के लॉ के साथ। अब आगे बात करते हैं ए वार्निंग टू हीट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 2018 के अंदर आधार जो प्रोग्राम है भारत का, आधार प्रोग्राम, उसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, और वो रेस्ट्रिक्शंस राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई थी। तो हमें जब ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2018 का राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, तो उसे भी हमें ध्यान में रखा जाए। और ये एक लाइन है, आप इसे पढ़ सकते हैं, जो DY चंद्रचूड़ ने कोट की थी एक भाषण के दौरान, जजमेंट के दौरान। यही था इसमें। आगे हम चलते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। तो अगला एडिटोरियल जो हम कवर करने चाह रहे हैं, तो हाउसिंग फॉर ऑल हम पहले कवर करते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या है कि भारत की जब हम बात करेंगे तो भारत में ऐसा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों जगह बहुत लोगों में असमानता देखने को मिलती है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में भी क्लास डिवीज़न देखने को मिलता है भारत के अंदर, अमीर गरीब इनका डिवीज़न देखने को मिलता है भारत के अंदर। होता क्या है ज़्यादातर कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खुद का पक्का मकान नहीं होता है, खुद की छत नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। जिसे लेकर जो स्टेट है हमारी भारत है जो, तो भारत का कंसर्न है ये कि जितने भी भारत के सिटीजन्स हों वो पक्के मकान में रहें, जिनके ऊपर एक ऑल वेदर छत होनी चाहिए। तो इसी के तहत जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। सबसे पहले भारत के अंदर इंदिरा गांधी आवास योजना लाई जाती है। उसके बाद जब 2014 के बाद हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की एक योजना लाई जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम थी जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो लोग हैं जिन्हें घर बनाने का
मौका दिया जाएगा शहरी गरीबों को। इसी प्रकार गांव के लिए भी एक योजना लॉन्च होती है जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये 2 योजनाएं लॉन्च की जाती हैं केंद्र सरकार द्वारा। अब होता क्या है, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करते हैं तो शहरी की जब हम बात करते हैं तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 से करीबन 2022 तक जो टाइम था वो नॉर्मल टाइम नहीं था भारत के अंदर, कोरोना का लॉकडाउन देखा था भारत ने। तो उसी के तहत ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड कर दिया जाता है दिसंबर 2024 तक। अब इस योजना के अंदर है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना के अंदर ये है कि जो भी बेनिफिशियरी है, जिसे जो घर बनाने जा रहा है, उसे 60% पैसा देना पड़ेगा और बाकी जो पैसा देगी वो केंद्र सरकार, अर्बन लोकल बॉडी और राज्य सरकार मिलकर देंगी। और जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा, इसके जो इनकम, जो भी बेनिफिशियरी होगा, इसका जो लोन लेगा ये, उस पर इंटरेस्ट रेट भी कम रखा जाएगा। तो अभी तक लास्ट 8 ईयर्स की बात करते हैं, 8 सालों की, तो जब से योजना लॉन्च हुई है तो क्या देखने को मिला है कि 1.19 करोड़ घर बनाने की सैंक्शन हुई थी, जो पैसा, जो अमाउंट गया था, लेकिन 76.25 लाख हाउस ही बन पाए हैं। ये अभी 8 सालों की बात हो रही है। टारगेट था 1,19,00,000 घर बनाने का और बन पाए हैं 76,25,000 घर अभी तक, अगर हम 14 अगस्त तक की बात करेंगे, 14 अगस्त 2023 तक की। अब जो सेंट्रल असिस्टेंस होने जा रहा था इस स्कीम का, तो वो होने जा रहा था 1.49 लाख करोड़, ठीक है, 1.49 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंट केंद्र सरकार का पैसा होने जा रहा था, जिसमें केंद्र का शेयर जो होगा वो 24.4% होगा, स्टेट या अर्बन लोकल बॉडी का जो शेयर होगा वो 16% होगा, और बाकी का मैंने आपको बताया कि जो 60% होगा वो जो भी घर बनवाने जा रहा है, जो बेनिफिशियरी है उस घर का, वो देगा 60%। अब क्या देखने को मिला है कि जो बल्क वेयर है, जो ज़्यादा पैसा है, वो उसी आदमी को देना पड़ेगा जो भी घर बनवाने जा रहा है। 60% अमाउंट, जैसे 100 रुपये में घर बनेगा तो 60 रुपये उस आदमी को अपना देना पड़ेगा और 40 रुपये में से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो देंगी, वो प्रोवाइड कराएंगी। तो देखने को क्या मिला कि जब इस स्कीम को पढ़ा गया और बैंकों से जब जांच की गई तो पता चला कि लोगों के पास इतना 60% तक पैसा देने का वो नहीं है। बहुत सारे शहरी गरीबों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो 60% तक भी पैसा दे सकें, क्योंकि ज़मीन के रेट जो बहुत हाई हैं, सीमेंट और बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन का चार्ज है वो बहुत हाई है। तो इसी को नजर देखते हुए क्या हुआ है कि एक नई स्कीम भारत सरकार लेकर आई है, जो अब क्या है, पहले मैंने आपको बताया कि 60% देना पड़ता था, अब करीबन उसे घटाकर 40% ही देना पड़ेगा बेनिफिशियरी को। बाकी जो सरकार है वो कोशिश करेगी कि बाकी का जो पैसा है 60% वो पूरा कर सके। तो इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा हुआ है कि ये जो स्कीम है नई, ये क्यों लानी पड़ी सरकार को, क्योंकि जो 60% पैसा देने की बात है तो बहुत लोग हैं, गरीब हैं, जो शहर में रहते हैं, जिनकी इनकम नहीं होती कि जो इतना भी रुपए प्रोवाइड करा सकें। आगे चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो एडिटोरियल से ही हम कवर करने जा रहे हैं। तो न्यू बिल्स एंड ए प्रिंसिपल कोर्स फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। अब ये आप समझ ही गए होंगे हेडलाइन से, जो हाल ही में नए क्रिमिनल लॉ बिल्स आए हैं भारत के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये 3 बिल लाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। जो पहले इंडियन पेनल कोड होता था उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया जा रहा है। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता था उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया जा रहा है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसे भारतीय साक्ष्य बिल किया जा रहा है। तो ये 3 लॉ लाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसी के ऊपर रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है एडिटोरियल। अब ये बात करते हैं कि जो बिल आए हैं तो इन्हें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये कहते हैं कि ये स्ट्रगल करेंगे और कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का और चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या है कि हमें और भी तरीकों से देखना चाहिए, क्योंकि जो अभी इससे पहले भारत के अंदर क्रिमिनल लॉ चल रहा था वो मैकुले के टाइम का था, जो कि 163 साल करीबन पुराना हो चुका है। तो इसकी वजह से ये नया बिल लाया गया है
और इन्होंने कहा गया है कि जो क्रिमिनल लॉ है, ये कहते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है सोशल कंट्रोल बनाए रखने का। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्रिमिनल लॉ बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारत के अंदर जो लाए गए हैं। अब आगे जब ये बिल टेस्ट पर आएंगे तो इसके सक्सेस और फेलियर की जो भी बातें होंगी वो की जाएंगी। और बात ये भी हुई है यहाँ पर, ये कहते हैं कि इन बिलों में, ये जो नए बिल आए हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी जो पहले भारत कर सकता था, क्रिमिनल लॉ में ला सकता था, उन्हें भी देखा गया है, उन्हें भी इसके अंदर लाया गया है। अब ये कुछ रिफॉर्मेटरी मेजर्स की बात करते हैं, तो सम रिफॉर्मेटरी मेजर्स। अब ये बात करते हैं कि जो पुराने बिल थे वो जेंडर इंक्लूसिविटी की बात कम करते थे और इस बिल के अंदर जेंडर इंक्लूसिविटी की बात हुई है। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो वर्ड यूज़ किया जाता था पहले क्रिमिनल लॉ बिल के अंदर, उसे मेंटल इलनेस के साथ चेंज कर दिया गया है। और जो छोटे मोटे ऑफेंस होते थे और सीरियस ऑफेंस होते थे, उनके जो पनिशमेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। साथ ही साथ देखने को हमें मिला है कि ये जो नए बिल लाए गए हैं इसमें सुसाइड और एडल्ट्री, जो अटेम्प्टेड सुसाइड होती है और एडल्ट्री होती है, तो इन्हें भी थोड़ी तरह से खराब शब्द देखने की कोशिश की गई है, जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी करती है। और एक और चीज़ देखने को मिली है इस बिल में कि जो ऑफेंस हैं सेडिशन के, उसे हटा लिया गया है और नए ऑफेंसेस जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग, नेग्लिजेंट एक्ट्स 2। ठीक है, तो ये इस बिल के अंदर अच्छी चीज़ें जो जोड़ी गई हैं उनकी बात करते हैं। अब आगे ये बात करते हैं द टेस्ट की। तो टेस्ट की जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो बिल है इस पर डिबेट बनी रहेगी, क्योंकि इसके आउटकम्स नेगेटिव भी आ सकते हैं या पॉजिटिव भी आ सकते हैं। जब तक ये अपने फंक्शनिंग में नहीं आ जाएगा तब तक हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात करते हैं कि जो ट्रैजेक्टरी है रिफॉर्म्स की और उसके ऑपरेशनल डायनामिक्स की, कि इससे रिफॉर्म होगा या जो ऑपरेशन में ये बेटर होंगे, तो ये अभी अनसर्टेन बने हुए हैं, क्योंकि ये अभी आया नहीं है, ये आने जा रहा है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो क्रिटिक है क्रिमिनल लॉ के, वो रिफॉर्म को क्या कहते हैं, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट्स ऑन इंडिविजुअल लाइबर्टी, कि ये जो बिल आए हैं, ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, ये इंडिविजुअल लाइबर्टीज़ पे एक तरह से प्रहार करते हैं। और साथ ही साथ जो क्रिटिक हैं वो ये भी कहते हैं कि जो ये नए बिल हैं ये फंक्शनरीज द्वारा मिसयूज़ भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है। आगे ये बात करते हैं कि जो क्रिमिनलाइजेशन है नए ऑफेंस बनाने का, वो भी देखने वाली चीज़ रहेगी आगे। आगे ये बात करते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज हैं भारत के अंदर, अभी तक क्या होता था कि वो क्लास डिवाइड की बात करते थे। जैसे क्लास डिवीज़न होता है रिच और पुअर का, तो माना जाता था भारत के अंदर क्रिमिनल लॉज के केस में कि जो रिच है वो छूट जाता है और जो पुअर है, जो गरीब है, उसे सज़ा मिल जाती है और उसे बेटर जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। जो रिच है और जो पुअर है उसका इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये यही बात करते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम भारत के अंदर ये जो चेंज लाया गया है, तो ये इंक्रीज करने जा रहा है सेवेरिटी लॉज के अंदर। और क्या कहता है कि जो के जैसे किसी लॉ के अंदर हम उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्टली हमारे अंदर जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो हमारे साथ हो जाएगा। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, जब तक कि ये खुद, जब ये बिल आ जाएंगे एक्शन में, उसी के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये ऑपरेशनल डायनामिक्स में कैसे बैठते हैं और इनका फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, एक तरह से अभी ये कहा गया है। आगे स्टेट्स पावर एसेट की बात करते हैं, तो ये सबसे पहले कहते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ हैं वो आज भी स्ट्रेटेजिक पावर एसेट हैं एक किसी राज्य के लिए, किसी स्टेट के लिए। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि अब ये जो बिल है जो अभी आए हैं ये सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे गए हैं इसके कंसिडरेशन के लिए, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के पास। अब वहाँ से जो भी बात होगी वो आगे दर्शाई जाएगी। और ये बात करते हैं कि अभी बहुत टाइम है गवर्नमेंट के पास, जब ये लाया जाएगा तो जो भी पार्टिसिपेशंस हैं वो करने चाहिए। और साथ ही साथ जो हेट क्राइम है, बेल की बात है, सेंटेंसिंग की बात है और लीगल एड है पेंडिंग बिल्स के बारे में, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए अभी जो टाइम बचा हुआ है ये बिल लाने से पहले।
आगे चलते हैं हम, तो आगे हम सीधे पहुंचते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में। तो एक पहले हम देखते हैं ग्रोथ इन कोल इंडियाज एक्सपेंडिचर अप्रैल जुलाई। ठीक है, तो कोल इंडिया जो कंपनी है भारत सरकार की, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा हुआ है अप्रैल से जुलाई 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो 8.5% बढ़ गया है। इससे पहले पिछले साल जब हम देखते थे तो 4,332 करोड़ था, और इस साल 4,700 करोड़ खर्चा हुआ है कोल इंडिया की तरफ से। आगे जो प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा स्कीम आने जा रही है, तो उसके तहत 13,000 करोड़ रुपए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ग्रांट कर दिया है। इसके बाद 7 रेलवे प्रोजेक्ट की बात अभी हम डिटेल में कवर करेंगे ये यहाँ पर। आगे हम जब टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस यूटर्न। अब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, तो उसने क्या अभी कुछ दिनों पहले स्टैंड लिया था एक, कि जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और साथ ही साथ सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन सबको मर्ज करके एक मिनिस्ट्री के अंदर ले आएगी, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। तो जैसा हम जानते हैं कि जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एग्जाम्पल से समझते हैं, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ये क्योंकि लॉ द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसे हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत लेकर आए हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1972 है भारत के अंदर। उसके अंदर ये नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर रिसर्च, साथ ही साथ नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर इन सीतू, ये सब प्रोग्राम्स भी इसके अंदर से चलाए जाते थे। तो अभी तक क्या होता था कि ये सब ऑटोनॉमस प्रोग्राम थे, ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये खुद चलाती थी, खुद ही फैसले लेती थी। और साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार को कभी कहीं किसी फॉरेस्ट के अंदर पेड़ काटने होते थे किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को साफ करने के लिए, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मंजूरी ज़रूरी होती थी, लेनी पड़ती थी मंजूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक लॉ के तहत बनी बॉडी है, जिसके प्रावधान है कि वो एक स्वतः चलने वाली बॉडी है। और अब क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो कोशिश कर रही है कि इन सब बॉडीज़ को हम डाइल्यूट कर दें इनकी पावर को, और एक मिनिस्ट्री के अंदर इन्हें रख दिया जाए। तो ये बेसिकली जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वो कोशिश कर रही है कि ये जितनी संस्थान हैं जो अभी स्वतः संज्ञान ले सकती हैं, जिनके अंदर कुछ पावर्स हैं, इनकी हम पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट करके, और जो केंद्र के द्वारा बनाई गई एजेंसी होगी या जो भी पोस्ट होगी उसके अंदर इसे डाली जा सके फाइनल फैसले लेने की पावर। तो इसको लेकर लोगों ने विरोध किया था। ये पहली बार जब बात की गई थी तो कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे बात की गई थी। उसके बाद जब विरोध हुआ तो मिनिस्ट्री ने ये फैसला वापस ले लिया। उसके बाद अब 2 साल बाद फिर से देखने को मिल रहा है कि जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि जो 19 रीजनल ऑफिसेज हैं उन्हें एक रूफ के अंदर हम कर देंगे। तो जब ये केस गया था कोर्ट के पास, तो कोर्ट का फैसला था कि अगर आप इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर जो मर्ज करने की बात हो रही है उनकी पावर्स को, तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो जो पिटिशनर था उससे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं अगर आपको दिखता है फ्यूचर में कि मिनिस्ट्री जो है वो मर्ज कर रही है इन बॉडीज़ को किसी एक बॉडी के अंदर। तो तब तो मिनिस्ट्री ने ये प्लान जो था इसे डाइल्यूट कर दिया था, हटा दिया था कंसिडरेशन से। उसके बाद अब दोबारा देखने को मिला है कि मिनिस्ट्री दोबारा बात कर रही है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और बाकी जो एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन सबको एक मिनिस्ट्री के अंदर ले जाया जाए। अब यहाँ पर एक और बात की गई है, जैसे एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कि एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि मान लीजिए कि अगर बेंगलुरु का रीजनल ऑफिस है तो उसे कितनी स्टेट्स को देखना पड़ेगा, 3 स्टेट्स को देखना पड़ेगा, साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी को, जो कि होंगी कर्नाटक, केरला, गोवा और लक्षद्वीप। जिससे क्या होगा, जो टेरिटरी है, जो ज्योग्राफी है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी, और जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वहाँ के जंगल की वो भी एकदम डिफरेंट होंगी। तो ये एक तरह से प्रोग्राम जो है, जो मर्जर का प्रोग्राम जो एक तरह से प्लान है, तो ये गलत है। और ये कहते हैं कि
इसे गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को इसे वापस लेना पड़ेगा। और आगे ये बात करते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों को हम मर्ज करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में जोड़ने जा रहे हैं। ये भी फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है। लेकिन जब ये बात करते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक लीगली बैक्ड अथॉरिटी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से आई है, मैंने आपको ये बता दिया है। लेकिन जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके तहत कोई भी अभी लीगल बैकिंग पावर्स नहीं दी गई हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को, जो भारत के अंदर 1992 में लागू किया गया था। अब आगे ये बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री है वो अपने पहले के स्टैंड से पीछे भागती हुई, यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब जो फॉरेस्ट हैं उन्हें काटना आसान होगा। और अब जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो क्यों दिक्कत दे रही है सरकार को, क्योंकि अगर फॉरेस्ट को काटना है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर भी टाइगर्स अवेलेबल होंगे वहाँ पर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन NTCA का रूल चलता है। तो इसी को लेकर जो मिनिस्ट्री है वो पावर डाइल्यूट करने के एक तरह से कोशिश कर रही है, और अभी क्या कोई फैसला नहीं हुआ है इस पर, ये बातें चल रही हैं। आगे जो भी न्यूज़ में होगा हम बने रहेंगे इस पर। आगे चलते हैं तो एक छोटी सी न्यूज़ आई है, बिहार से आ रही है। तो बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर क्या किया जा रहा था कि वहाँ पर एक तरह से कास्ट सेंसस चलाया जा रहा था। अब उस कास्ट सेंसस में क्या होने जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन्वॉल्व होने जा रही है, क्योंकि जो बिहार की हाई कोर्ट थी उसने फैसला दिया था कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है, सर्वे हो रहा है बिहार के अंदर, वो लीगल है और उसे कोई चैलेंज फेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पेटिशनर था जिसने इसके खिलाफ केस डाला था कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए बिहार के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को सुनेगी 18 अगस्त को। और ये पटना हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है। और पटना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो बिहार में गवर्नमेंट वहाँ की कास्ट सर्वे करवा रही है वो लीगल है। अब जो विपक्ष है उसका क्या कहना है, जो पटिशनर है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसका कहना है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो संविधान है वो केवल केंद्र को इजाज़त देता है सेंसस कराने की। अब आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो हम देखेंगे, बना रहेगा ये न्यूज़ में। आगे हम चलते हैं तो मणिपुर से खबर आ रही है। तो 53 मेंबर CBI के 53 मेंबर की एक टीम बनाई गई है। 53 मेंबर्स होने जा रहे हैं जिसमें जो मणिपुर के केसेस पर जांच करने जा रही है। यही बेसिकली एक न्यूज़ आ रही है। आगे हम चलते हैं तो एक कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है प्रधानमंत्री के साइलेंस पर। जो कैग की अभी रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अभी रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जिनमें क्या बताया गया था कि बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार की जिनके अंदर स्कैम चल रहा है। तो उसी को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है प्रधानमंत्री के ऊपर कि आप कैग की रिपोर्ट्स पर शांति क्यों बनाए हुए हैं, आप तो करप्शन की बात करते हैं। आगे उड़ीसा गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट कल की, जिसने हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया था, तो कल उसने देखा था कि उड़ीसा गवर्नमेंट क्या फैसला लेके आई थी। एक नोटिस लेके आई थी कि जो डीम्ड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर उसे काटने की मंजूरी दी जा सकती है बहुत आसानी से। अब जब ये न्यूज़ में आने लगा तो उड़ीसा गवर्नमेंट उस फैसले से पीछे हट गई। कल क्या न्यूज़ थी कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने एक फैसला दिया था कि जो डीम्ड फॉरेस्ट होगा उड़ीसा राज्य के अंदर, जो डीम्ड फॉरेस्ट की लिस्ट में आएगा उसे काटने की मंजूरी दे दी थी, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को वो ज़मीन देने की मंजूरी दे दी थी, और ये इजी कर दिया था प्रोसेस। लेकिन अब जब विरोध हुआ, जब ये न्यूज़ उठ के आई बाहर, तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। आगे चलते हैं हम तो आगे हम जो कवर करने जा रहे हैं तो 3 स्कीम्स हैं ये केंद्र सरकार की। पहली है, मैं आपको स्कीम्स कवर करा देता हूँ। पहली है जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि भारत सरकार का एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जो 2015 से लागू है, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की गठन की गई थी, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी की बात की गई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर बनाने की बात की गई थी, ई पेमेंट जो होते हैं यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की बात की गई थी, डिजिटल लॉकर देने की फैसिलिटीज़ की बात की गई थी। तो इसी जो स्कीम को, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को और बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसका एक्सपेंशन कर दिया गया है इसके टाइम पीरियड का, और जो पैसा दिया जा रहा है अब वो है 14,903 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं तो जिसने हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया था कल का, तो हमने विश्वकर्मा स्कीम के बारे में आपको बताया था, जो कि 30 लाख आर्टिशन फैमिलीज़ को
पैसा देने, एक तरह से मदद देने जा रहा है इंटरेस्ट रेट पर 5% के। उनके जो भी लोकल काम है, जो बुनते हैं चीज़ें, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मर, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, मैंसन, ये सारे कैटेगरीज हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। तो इन सब कैटेगरीज के लोगों को एम्पावर करने के लिए, और ये ताकि ये लोग अपना काम जो इनका ट्रेडिशनल वर्क है उसे जारी रख सकें, तो इसके तहत एक स्कीम लॉन्च की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है विश्वकर्मा स्कीम। तो ये स्कीम क्या करने जा रही है कि ये एक तरह से एक आईडी कार्ड बना देगी इन लोगों का, जिसे कहा जाएगा पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड। साथ ही साथ इन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आर्टिशियंस और क्राफ्ट पर्सन जो होंगे उन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके तहत वो 1 लाख तक का लोन, साथ ही साथ अगले ट्रेंच में 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो टोटल मिला के 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं 5% के इंटरेस्ट रेट पर। और बाद में इन्हें स्किल प्रोग्राम से भी जोड़ा जाएगा और 500 रुपये पर डे इन्हें दिया जाएगा जब तक ये स्किल ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे। तो यही था बेसिकली इस स्कीम में। विश्वकर्मा स्कीम इस स्कीम का नाम है, और ये अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसकी जो मंजूरी है वो दे दी है। जो आवंटित राशि है इसे वो है 13,000 करोड़ रुपए। आगे हम देखते हैं तो कैबिनेट नॉट फॉर 7 रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹32,500 करोड़। तो क्या है कि 7 रेल प्रोजेक्ट हैं जो भारत के अंदर रेलवे लाइन को बढ़ा देंगे, रेलवे लाइन की जो किलोमीटर संख्या है उसे बढ़ा देंगे, और इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने मंजूरी दे दी है। 32,500 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं। 7 रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, 9 राज्यों से होकर गुजरेंगे, जिनका नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो 2,339 किलोमीटर रेल लाइन जोड़ देंगे ये। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके तहत की जाएंगी, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। आगे चलते हैं हम, तो आगे जो न्यूज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो बिजनेस सेक्शन से, वर्ल्ड सेक्शन से पहले हम कवर करते हैं। तो एक न्यूज़ देखने को मिल रही है पाकिस्तान से कि वहाँ पर ब्लेस्मी, मतलब एक तरह से कि धर्म विरोध करने की एक घटना पे, जिस पे आरोप लगाया गया है क्रिश्चियंस पे कि वो इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने जो एक मॉब है पाकिस्तान में उसने आकर जो चर्चेज़ हैं वहाँ पर अटैक किया। लाहौर की ये न्यूज़ है। तो अब देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है और वहाँ चुनाव होने हैं। तो चुनाव जब पाकिस्तान में होता है तो ये इतिहास से देखने को ही मिल रहा है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, वायलेंस की स्थिति देखने को मिलती है। आगे हम चलते हैं तो बिजनेस सेक्शन से। तो क्या खबर है कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है भारत का वो अभी भी गिरता जा रहा है, गिरता हुआ ही नज़र आया है। जब अभी आया है डाटा निकल के पिछले महीने का, अप्रैल से जुलाई 2023 का, और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल पे वो 1.9% घट गए हैं 2022 के मुकाबले, और जो अपैरल हैं, गहने वगैरह जिसमें आते हैं, वो 17.4% गिर गए हैं। ये गिरावट देखने को मिली है भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स में। तो ये खबर है। और क्या है कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स टोटल $1,663 मिलियन के ये पिछले महीने भेजे गए थे, और जो जुलाई 2022 से हम कंपेयर करेंगे इसे, तो $1,695 मिलियन के एक्सपोर्ट भेजे गए थे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ें सुधर सकती हैं, इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ सकता है अगर जो डोमेस्टिक कॉटन प्राइस हैं वो अच्छे हो जाएं भारत के अंदर। यही था बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में। आज के लिए बस इतना ही।